वो दोनों जो खाना खा रही थीं, कदमों की चाप पर चेहरा उठाए ऊपर देखा। लाउंज के दरवाजे से ही अनाबी और फारिया बेगम अंदर दाखिल हो रही थीं। जरीन की पुश्त उनकी तरफ थी। वो अपने ध्यान खाना खा रही थी, मगर ज़ौबी बेगम ने उन दोनों को देख लिया। फारिया बेगम ने जल्दी से चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और उनके पास ही अरमान की छोड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। अनाबी भी जल्दी से जरीन के पास वाली खाली कुर्सी खींचते हुए बैठी। कुर्सी खींचने की आवाज़ से जरीन चौंकी। पलटते अपने बाएं जानिब देखा तो अनाबी को देखते वो बेहद हैरान हुई थी। एक पल के लिए अनाबी ने अपनी काली आंखें उठाए जरीन को देखा। फिर उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई और जरीन के गले में वहीं खाने का नवाला अटक गया। वो खांसती हुई जल्दी से पानी का गिलास पकड़े होंठों से लगा गई। अनाबी अब उसे छोड़े ज़ौबी बेगम की जानिब मुतवज्जह हो गई। ये आपने अच्छा नहीं किया फपो, किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपनी बहू बना लिया। अगर आपको बहू बनाना ही था तो फिर मुझ में क्या बुराई थी? आपने हमेशा से मेरे साथ यही किया है, कभी मुझसे प्यार नहीं किया, बस पराई बेटियों पर ही प्यार निछावर करती रहती हैं। इसके लहजे में हकारत और गुस्सा था। जरीन चेहरा मोड़कर खुद पर जब्त करने की कोशिश करने लगी। ज़ौबी बेगम ने अफसोस से इस लड़की को देखा। देखो अनाबी बेटा, मुझे तुम भी इतनी ही अजीज हो जितना मुझे मेरा अपना बेटा अजीज है। और आखिर मुझे तुम अजीज क्यों नहीं होगी? तुम मेरे जान से इकलौते भाई की इकलौती बेटी हो। मगर जहाँ तक रही बात अरमान की शादी की, तो मुझे वो बहू चाहिए थी जो मेरे बेटे के साथ इस पूरे घर को संभाल सके। जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी तरफ दूसरी निगाह देखना भी गवारा नहीं करता। तो कैसे मैं उसकी शादी तुमसे करवा देती जब इसे तुम में कोई अनटरसट ही नहीं। ज़ौबी बेगम ने भी साफगोई से काम लिया और उनकी इतनी साफगोई जैसे उन बेटियों को हजम ना हुई। बस ठीक है, अब आप मुझ में इतनी ज़्यादा ऐब ना निकालें। जिस लड़की को आपने बहू बनाया है, आखिर इसमें क्या ऐसी खासियत है? मुझे तो नहीं लगता कि अरमान ने इसे दूसरी नज़र देखना भी गवारा किया होगा। वो एक बार फिर हकारत से बोली थी कि जरीन के गले में कोई हंसों का गोला अटक गया। जो भी था वो सच ही तो कह रही थी। ज़ौबी बेगम ने उसकी बात को अगनूर किए जरीन की तरफ अपना रुख मोड़ा। जरीन बेटा, ये अरमान की मुमानी हैं और ये अरमान की कज़िन हैं अनाबी। वैसे तो कल तुमने इन्हीं शादी में देखा ही होगा, मगर फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हारा तारुफ करवा दूं। जरीन से बात करते हुए ज़ौबी बेगम के लहजे में एक नरमी और ठहराव था, एक अपनायत थी जो वहाँ बैठी इन तीनों औरतों ने महसूस की। जरीन ने इस बात में सर हिलाया, फिर अपना खाना वहीं छोड़ती उठ खड़ी हुई। इसकी तो भूख ही मर गई थी। कुर्सी वापस इसकी जगह पर करती वो तल्फी से बोली थी, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ आंटी? आखिर इन्होंने कल के दिन मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मैं तो उनके एहसान का दीन नहीं चुका सकती। वो बराह रास्त फारिया बेगम की आंखों में आंखें गाड़े बोल रही थी। फारिया बेगम ने उसकी आंखों में एक आग सी जलती महसूस की। अब आप मेरे शौहर की मुमानी हैं तो मेरी भी मुमानी हुई ना। आपका बहुत शुक्रिया मुमानी, आखिर आपकी वजह से ही तो आज मैं मिसेस अरमान आलम हूँ। आखिरी बात वो तल्फी से कहती हुई फारिया बेगम के तन बदन में आग लगा गई। जरीन ने एक नज़र ज़ौबी बेगम को देखा। मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप लोग बैठे बातें करें। ज़ौबी बेगम समझ गई थी कि उसे यहाँ बैठना मुनासिब नहीं लग रहा। वो कम से कम इस औरत के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती थी जिसने जरीन के किरदार के परखचे बखेर दिए थे। इन्होंने एक नज़र अफसोस से जरीन के सामने पड़ी प्लेट को देखा जिसमें खाना अभी भी मौजूद था। बेटा, खाना तो पूरा खाओ, इन्होंने प्यार से कहा था। जरीन ने नफ़ी में सर हिलाया।
मेरी तो भूख ही मर गई है। समझी ना आंटी, मैं यहाँ मजीद नहीं बैठ सकती, मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। इसने आंखों ही आंखों से इल्तिजा कर दी कि प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने के लिए मजबूर मत करें। ज़ौबी बेगम ने इस बात में सर हिलाया। वो एक आखिरी नज़र फारिया बेगम पर डालनी नहीं भूली। फारिया बेगम ने उसे देखा तो वो इन्हीं ही देख रही थी। प्लीज़ ये मत करें मुमानी, प्लीज़ मत जलाएं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़। फारिया बेगम को देखते ज़रीन को कहीं दूर से अपनी ससकियाँ सुनाई दी। फारिया बेगम से होती इसकी नज़र अनाबी तक गई। वो तमधारी इन आँखों से इश्क करता है ना, मैं तमधारी आँखें ही नोच लूँगी। एक नफ़रत भरी आवाज़ ज़रीन को अपने कानों में गूंजती सुनाई दी। वो चाहकर भी इस बार अपनी आँखों की नमी पर काबू ना रख पाई और आंसू लड़खड़ाते हुए गालों पर फिसल गए। आह मेरी आँखें! एक बार फिर ज़रीन को अपने कानों में अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। वो जल्दी से खुद को कंपोज किए पलटी और किचन की तरफ चली गई। किचन में दाखिल होते उसने शलफ पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेकर खुद को इस माजी की भयानक यादों से बाहर निकाल लेना चाहा। कुछ देर खुद को रलीकस करने के बाद वो चाय बनाने लगी। वो अपने ध्यान चाय बना रही थी जब उसे अपने अक़ब से आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझसे अरमान को छीन सकती हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी खुशफहमी है। अरमान आलम सिर्फ अनाबी मुल्क का है। वो कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। इसने ये निकाह सिर्फ मजबूरी में किया है। बहुत जल्द वो तुम्हें तलाक देकर यहाँ से निकाल देगा। अनाबी की ज़बान जहर उगल रही थी। ज़रीन की आँखों में कानच की ज़ख्मी करचीन सी चुभ गईं। रगों में खून का उबाल तेज हुआ, आँखों की सुर्खी भी तेज हुई। वो गुस्से से पलटी। पीछे ही अनाबी खड़ी थी। जब तक मैं अरमान आलम की कुछ नहीं लगती थी तब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई अनाबी मुल्क, तो आज तो मैं अरमान आलम की बीवी हूँ, तुम अब मेरा किया ही बिगाड़ लोगी। ज़रीन ने निहायत नफ़रत और हिकारत से कहा था कि अनाबी के तन बदन में आग लग गई। वो एक कदम आगे बढ़ी, उंगली उठाए ज़रीन को वारन करना चाहा। तुम जान से जाओगी। इसके लहजे में ज़रीन के लिए नफ़रत थी तो ज़रीन के लहजे में भी अनाबी के लिए कुछ ऐसे ही जज्बात थे। ज़रीन के चेहरे पर इस्तिज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुमने मुझे बहुत बार जान से मारने की कोशिश की है लेकिन किया आज तक मार पाई। तो आइंदा भी तुम मुझे आकर भी मार नहीं सकती, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे मेरी मौत नहीं हो सकती। और दूसरी बात डियर अनाबी मुल्क। ज़रीन मज़ीद एक कदम इसकी जानिब बढ़ी थी और इसके गाल को अपनी 2 उंगलियों से थपथपाया। तुमने ठीक कहा, मैं तुमसे अरमान को छीन नहीं सकती। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शख्स सालों से मेरा था और आज भी मेरा ही है। ज़रीन के लहजे में उस वक्त इतना एतिमाद था, कोई देख लेता तो दंग रह जाता। अनाबी मुल्क अगला सांस ना ले सकी। मुझे मारने के लिए तुमने किया कुछ नहीं किया, लेकिन देखो मैं फिर भी आज जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अनाबी की आंखों से आग निकलने के दर पे थी। अच्छा, मगर तुम ये कैसे साबित करोगी कि तुम बाकिरदार हो? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, अरमान आलम ज़रीन से नफ़रत करता है। अभी तो वो ये नहीं जानता कि तुम वही ज़रीन हो, वरना शायद तुम्हारा कत्ल ही कर दे। अनाबी ने भी ज़रीन की दिखती रग पर हाथ रखा था। कहा ना वो अनाबी मुल्क थी, किसी का उधार रखना तो उसने सीखा ही नहीं था। इसकी बात सुनते ज़रीन के चेहरे पर बेबसी आई थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो जान भी लेंगे कि मैं वही ज़रीन हूँ जिससे वो सालों से मोहब्बत करते आ रहे हैं। और किया कहा वो मेरा कत्ल कर देंगे तो कर दें। वो शख्स मेरे लिए इतना ख़ास है, वो मेरे दिल में इस आला मसनद पर बिराजमान है कि इसे ज़रीन अरमान का कत्ल भी मुआफ़ है। वो मेरा कत्ल भी कर दे तो मैं खुशी खुशी इसकी बाहों में अपनी आखिरी सांस दे दूंगी। डरते वो हैं जिनके दिल में चोर हो, और मेरे दिल में
कोई चोर नहीं, मुझे डर किस बात का। इनफिकट, बेशक तुम ये बात जाकर इन्हें बता दो, मगर मैं जानती हूँ तुम ये बात इन्हें कभी नहीं बताओगी, क्योंकि अगर अरमान आलम को पता चला कि मैं ही वो ज़रीन अरमान हूँ जिसे वो कभी अपनी अमानत कहकर छोड़ गए थे, फिर तुमने और तुम्हारी मुँह ने उनकी अमानत के साथ किया कुछ नहीं किया। वो बात करते साथ पलटी और चाय कप में डालने लगी। फिर तो अरमान आलम को ये भी बताना पड़ेगा कि तुम कितनी घटिया हो अनाबी मुल्क, और मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी ये बात अरमान आलम को नहीं बताओगी कि तुम कितनी घटिया हो। आखिर कोई अपने मुंह से अपनी बुराई और अपने गुनाह अपने जुर्म खुद ही बताता है क्या, इसलिए आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती। वो आखिरी बात काफ़ी गुस्से और सख्ती के साथ मजबूती से कहती चाय का कप उठाती हुई किचन से बाहर निकल गई, और अनाबी मुल्क के सारे वजूद में शरारे फूट पड़े। इसका बस ना चला वो अभी ज़रीन को शूट कर देती। इसने किचन से बाहर निकलते चाय ज़ौबी बेगम के सामने टेबल पर रखी। लड़की, तुम्हें मेहमानों के खाने पीने का कोई एहसास नहीं? फारिया बेगम ने उसे गहरी मगर गुस्से भरी नज़रों से देखते तंजिया कहा। ज़रीन ने चेहरा उठाए इन्हें देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आप जैसे मेहमानों को सरू करे। मेरे सर पर सिर्फ अपने शौहर और उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है। आपको सरू करने के लिए यहाँ बहुत सारी मुलाजिमीन मौजूद हैं, किसी से भी कह सकती हैं। फारिया बेगम अपनी इतनी बेइज्जत पर कलस कर रह गईं। ये वो ज़रीन नहीं थी जिन्हें वो एक अरसे पहले जानती थीं। ये ज़रीन तो बहुत बदली हुई थी। आंटी, मैं ज़रा बाहर गार्डन में वॉक करने जा रही हूँ, अगर आपको कोई काम हुआ तो मुझे आवाज़ दे लीजिएगा। इसने अदब से ज़ौबी बेगम को मुखातिब किया। फारिया बेगम और ज़ौबी बेगम इन दोनों से बात करते हुए इसके लहजे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। वो ज़ौबी बेगम से बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त से बात कर रही थी। फारिया बेगम से भी वो इज़्ज़त से ही बात कर रही थी, मगर लहजे में तल्फ़ी और गुस्सा भी शामिल था। ज़ौबी बेगम ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है बेटा, जाओ, कोई काम नहीं है, तुम रलीकस रहो, ये तुम्हारा घर है। ज़ौबी बेगम ने भी उसे मज़ीद मान दिया और उसे खुद ही मंजर से हटा देना चाहा। जानती थी ज़रीन अभी ज़हनी तौर पर परेशान है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के संग इस बात में सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद फारिया बेगम गुस्से से गोया हुई। ओ पापा, आपने कैसी लड़की को बहू बना लिया? इस लड़की को तो बड़ों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। ये देख रही है मैं अरमान की सगी मुमानी हूँ, मगर इतनी भी तमीज़ नहीं कि घर आए मेहमानों से चाय पानी का ही पूछ लिया जाता है। फारिया बेगम के लहजे में ज़रीन के लिए सिर्फ नफ़रत थी। ज़ौबी बेगम ने चाय का कप लबों से लगाया। उसने बहुत अच्छी चाय बनाई थी। पहला घूंट हलक से नीचे उतरते ही ज़ौबी बेगम मुस्कुरा दी। शायद ही इन्होंने पूरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी और खुश जायका चाय किसी के हाथ से पी हो। इन्होंने एक नज़र फारिया बेगम को देखा। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी भाभी, वो इस ख़ानदान की बहू है, कोई नौकरानी नहीं कि वो आपके सामने चाय पानी सरू करे। और दूसरी बात, जो कुछ आपने कल इसके साथ किया है, इसके बाद आप क्या उम्मीद रखती हैं कि वो आपके साथ हंसी मजाक करेगी या बहुत खुश उसलूबी से बात करेगी? शक्र करें कि वो आपके बड़े होने का लिहाज कर गई है और कोई बदलहाजी नहीं करके गई। जब सास ऐसी हो तो फिर बहू अपने ससुराल में खली फिजा में पुरसुकून होकर सांस ले सकती है। ये सारा वो मान था जो ज़ौबी बेगम ने ज़रीन को दिया था। और फारिया बेगम तो ज़ौबी बेगम के जवाब पर कलस कर रह गई। उनका दिल चाहा था कि ज़ौबी बेगम को कुछ खड़ी खोटी सुनाए, मगर फ़िलहाल वो ज़ौबी बेगम के साथ बदलहाजी अफोर्ड नहीं कर सकती थीं। इसलिए बस इस बात में सर हिलाया। अब ज़ौबी बेगम मुलाजिमा को आवाज़ देते इन्हीं खाने के लिए लवाजमात लगाने के लिए कह रही थीं। अनाबी भी अब अपनी मुँह के पास बैठ रही थी।
और बाहर वो गार्डन में सब्ज घास पर नंगे पांव वॉक करती अपने माजी में ही कहीं उलझ गई थी। इसकी गाड़ी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क करता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। सारे थाने वाले अपने अपने कामों में मगन थे। वो सीधा हारून की डेस्क के सामने आकर रुका। इसे देखते हारून खड़ा हुआ और सलीवट किया। जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो हो गया हारून? अरमान आलम ने सवालिया आई बरू चटका कर पूछा। जी सर, मुजरिम हवालात में है। जैसा कि आपने आर्डर्स दिए थे हम में से किसी ने भी मुजरिम को हाथ तक नहीं लगाया। इंस्पेक्टर हारून ने मुकम्मल तफसीलात बताएं। ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। संजीदगी से हिदायत देता वो अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया। हारून भी इस बात में सर हिलाता जल्दी से इन्वेस्टिगेशन रूम की जानिब चला गया। गाड़ी की चाबियां और अपना मोबाइल उसने वहीं कैबिन में मौजूद अपने टेबल पर रखा। 1 मिनट के लिए अपनी कुर्सी पर बैठा पानी का ग्लास टेबल से उठाते लबों से लगाया। अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की, मगर जानता था आज इसका दिन ही खराब है। गुस्से का उबाल रगों में बहुत तेज हो रहा था। सबसे पहले इसकी आंखों के सामने कल का सारा दिन घूमा। हादसाती तौर पर निकाह होना, फिर इसका जरीन से बहस करना, आधी रात को जरीन को कमरे से बाहर निकाल देना, सुबह मम्मी से बहस होना, और उन सब में सबसे ज्यादा जो चीज़ इसका दिमाग खराब कर रही थी वो सुबह ही सुबह नाबी मुल्क से बहस होना था। इसका मूड शदीद बेजार था, दिल चाह रहा था अपना गुस्सा किसी पर उतारे, और उसे अपना गुस्सा उतारने के लिए बेहतरीन हथियार मिल गया था। 2 मिनट बाद वो दोबारा इस कैफियत से बाहर निकल आया और अब चलते हुए वो इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन रूम में दाखिल हुआ तो 26 साला मुनासिब नकूश का मालिक इंस्पेक्टर हारून एक साइड पर खड़ा था और पास ही एक 25 साला नौजवान कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरमान ने हारून को इशारा किया, तुम जाओ और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना, जब तक मैं ना इजाज़त दूँ कोई भी अब अगले 2 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन रूम में दाखिल ना हो। अरमान ने सख्ती से हुक्म दिया। हारून ने इस बात में सर हिलाया। ओके सर। वो बाहर निकल गया। अरमान अब वहाँ कोने में मौजूद टेबल तक पहुंचा। नाम किया है तमधारा। वहाँ पड़ी चीज़ों को देखते अरमान बोला। अरमान की आवाज़ कमरे की चार दीवारी में गूंजी। मुकाबिल खामोश रहा। अब मैं वो घुसा पिटा डायलॉग नहीं बोलूँगा कि क्या तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि कल तुम जिस तरह चीख कर बोल रहे थे इससे ये बात तो वाज़ेह है कि तुम बहुत अच्छे से बोल सकते हो। तुम्हारी भलाई उसी में है कि जल्दी से सारी सच्चाई खुद ही उगल दो, वरना अगर मैं सच्चाई अगलवाने पर आ गया तो तुम्हारे जिस्म की कोई भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। अरमान आलम की सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी थी। गुस्सा और वहशत इसके लहजे से ही नुमायां था। बालाखर उसने फैसला कर लिया कि वो किया करेगा। हाथों पर सफ़ेद रंग की मोटी पिटी बांधते हुए वो वापस पलटा। फिर कदम कदम चलता इस लड़के के सामने वाली कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। चलो दोबारा पूछते हैं, नाम किया है तुम्हारा? एक बार फिर सवाल हुआ, मगर मुकाबिल अब भी जैसे मुंह में दही जमा कर बैठा था, कुछ नहीं बोला। मैं तीसरी बार पूछूंगा नहीं कि नाम किया है, सीधा तुम्हारा ये मुंह तोड़ूंगा। अरमान आलम गुस्से से धरा था। इसे पहले ही बहुत गुस्सा था और ये शख्स इसके गुस्से को मजीद हुआ दे रहा था। तो चलो दोबारा पूछता हूँ, नाम किया है तुम्हारा? अरमान ने जब्त कर लिया था, क्योंकि अरमान जानता था कि वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। सामने वाला भी ठीक बना वैसे ही बैठा रहा, इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। चंद मिनट के लिए कमरे में खामोशी छा गई। अरमान दोबारा उठा, फिर दोबारा इस टेबल तक आया और वहां से एक छोटा सा मगर तेज धार वाला चाकू उठाया। चाकू हाथ में पकड़ते वो वापस कुर्सी पर बैठा। एक नज़र उस शख्स पर डाली। जानते हो ये चाकू क्या कमाल करता है?
ये चोट बहुत छोटी देता है मगर इस चाकू से लगने वाली चोट से इतना खून बहता है कि इंसान 10 मिनट के अंदर ही मर जाता है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम 10 मिनट के अंदर मरना चाहते हो या फिर जिंदा रहकर मुझे सच्चाई बताना चाहते हो। अरमान अब पुरसुकून हो गया था। वो शख्स कुछ देर के लिए अरमान के चेहरे और इस चाकू को देखता रहा। फिर बालाखिर इसके होंठ फड़फड़ाए। मेरे वकील के आने से पहले तुम मुझे कुछ भी बोलने के लिए उकसा नहीं सकते। मैं अपने वकील के आने के बाद ही तुमसे बात। इसकी बात अभी मुंह में ही थी जब अरमान का हाथ उठा था और एक मुक्का उस शख्स के चेहरे पर दे मारा। किया कहा वकील के आने के बाद बात करोगे। अरमान सख्ती से धड़ा था। वकील तो तब आएगा ना जब उसे यहाँ आने दिया जाएगा। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर मेरी इजाज़त के बिना एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। फिर तुम किस खुशफहमी में हो कि तुम अपने वकील के आने के बाद मुझसे बात करोगे। अरमान की बात सुनते उस शख्स के चेहरे का सारा खून नचड़ गया। ये अलीगल है, ये गैर कानूनी है। वो शख्स दबे दबे गुस्से से चलाया। इसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, वो मुकम्मल तौर पर बंधा था, इसलिए हिल भी नहीं पा रहा था। इसकी बात सुनते कितने ही खा अरमान हंसता रहा, उसे ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। तुम तो कानून के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। अगर इतना ही कानून जानते हो तो फिर किसी लड़की को हिरासत करते शर्म नहीं आई। ये भी जानते होगे कि किसी लड़की को हिरासत करने की सज़ा क्या होती है। अरमान जो मुस्कुराते हुए बोल रहा था, बात के आखिर तक फिर इसके लहजे में गुस्सा और वहशत नुमायां हुई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस लड़की ने ही मुझे वहाँ बुलाया था, मैं बेकसूर हूँ, सारा कसूर इस लड़की। इसके अल्फाज एक बार फिर मुंह में रह गए। इस बार अरमान का हाथ उठा था और उसने पे दर पे कितने ही मक्के उस शख्स के चेहरे पर दे मारे कि उसका सारा चेहरा लाल हो गया। अरमान पर तो जैसे कोई जुनून सवार हो गया। खबरदार, अगर आइंदा इसका जिक्र भी अपनी ज़बान पर लाने की कोशिश की। जानते भी हो वो कौन है। अरमान धारा था कि वो शख्स अरमान को इतने जुनून में देखते एक पल के लिए सहम गया। वो लड़की मेरी इज्जत है, समझे। कल जब तुम उसे भरे मुझे में रसू कर रहे थे तब वो मेरी कुछ नहीं लगती थी, मगर अब वो अरमान आलम की बीवी है। अगर अब दोबारा मैंने इसका नाम तो किया जिक्र भी तुम्हारे लबों से सुना तो तुम्हें जान से अभी उसी वक्त मार दूंगा। और अब अगर तुमने दोबारा इस पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं यही समझूंगा कि तुम मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। और खुदा गवाह है, अपनी इज्जत पर हाथ डालने वालों की मैं जान नहीं लेता, इन्हीं ज़मीन में जिंदा गाड़ देता हूँ। तो अब आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे थे। अरमान आलम की गर्जदार आवाज़ इन्वेस्टिगेशन रूम के दरवाज़ दीवार हिला गई। वो शख्स खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला। अरमान ने वो चाकू अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाना शुरू किया और फिर अचानक वो चाकू उस शख्स के हाथ पर घोंप दिया। कितनी ही खौफनाक चीखें थीं जो उस शख्स की उन देरवाऊ दीवार में बस गई। वो बहुत बुरी तरह से चलाया था, दर्द ने इसके सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। मैंने पूछा, वहाँ क्या कर रहे थे। अरमान अपनी बात दोबारा दोहराते हुए धड़ा और फिर अगले ही पल इसके दूसरे हाथ में भी वो चाकू घोंप दिया। एक ही झटके से दोबारा चाकू बाहर निकाला, इसके दोनों हाथों से खून निकलने लगा। खून इन्वेस्टिगेशन रूम के फर्श को लाल करने लगा। अरमान ने वो चाकू इसकी गर्दन के पास रखा। ये आखिरी बार है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और फिर फौरा तुम्हारी जान जाएगी, मत बताओ। मैं साफ कह दूंगा इनकाउंटर में मारा गया है, या फिर ये दलील दे दूंगा कि मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और मैंने शौहर होने के नाते अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उसे मार दिया। मेरे पास 100 तरह के बहाने हैं, मैं तो दलील देकर खुद को इस सब से बाहर निकाल लूंगा, मगर तुम्हारी जान जरूर जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरमान आलम सख्त गुस्से भरे लहजे में बोला था।
कि वो शख्स सारे का सारा कांप गया। 1। अरमान की आवाज़ किसी खौफनाक साज़ की तरह इस कमरे के दरवाज़ दीवार को हिला गई। 2। वो बिना देरी किए अगला लफ्ज़ बोल चुका था, उससे पहले वो 3 बोलता वो शख्स चलाने लगा। बताता हूँ, प्लीज़ मुझे मारना मत। वो समझ गया था कि अरमान आलम का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं है। वो वाकई उसे मार देगा, इसलिए उसने डरते हुए सच्चाई बताने का फ़ैसला किया। क्योंकि अपनी जान हर शख्स को अजीज़ होती है। अरमान एकदम से रलीकस हो गया, पीछे हुआ और पुरसुकून होकर टेक लगाई। बोलो, जैसे इसे इजाज़त दी कि बताओ सच्चाई क्या है। एक गहरी सांस लेते उस शख्स ने सच्चाई बताने का फ़ैसला कर लिया। मेरा नाम उमर है। खामोश कमरे की चारदीवारी में उसकी आवाज़ गूंजी। अरमान पर सुकून होकर बैठा, अब उसे सुनने के लिए तैयार था। वो ज़मीन को देखते हुए बोल रहा था। एक वक्त था जब मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की। मगर ये हमारे पाकिस्तान में जो करप्शन आ जाती है, इससे इंसानों के बहुत सारे ख्वाब रह जाते हैं। बहुत सारे काबिल लोग जो रिश्वत नहीं दे पाते वो पीछे रह जाते हैं और कुछ सिफारिशात के साथ रिश्वत के ज़रिए काबिल लोगों की पोस्ट छीन लेते हैं। उस शख्स के लहजे में दिखता अरमान खामोशी से उसे सुन रहा था। मैं नहीं जानता मुझे किसने हायर किया था, लेकिन मुझे एक फ़ोन आया था। मैं इस शादी में शिरकत करने की गर्ज से ही गया था। बस मुझे मोबाइल फ़ोन पर सारी तफसीलात बता दी गई। मुझे तफसील और तस्वीर भेजी गई थी। इसकी तस्वीर थी, मेरा मतलब है आपकी वाइफ की। इसने इस बार अदब से मुखातिब किया था, जानता था अरमान का हाथ किसी भी पल उठेगा और उस शख्स के चेहरे पर एक और मुक्का मार जाएगा। मुझे ये कहा गया था कि बस मुझे सिर्फ इस लड़की के साथ बदतमीज़ी करनी है, बस ये साबित करना है कि इस लड़की का मेरे साथ ताल्लुक़ रहा है, कुछ भी ऐसा जिससे इस लड़की के किरदार पर दाग लग जाए। अरमान की आंखों की सुर्खी लम्हा ब लम्हा तेज़ हुई, इससे ज़्यादा उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे ये कहा गया था कि पुलिस वालों से बदला लेना चाहते हो तो ऐसा करना। मेरे दिमाग में सिर्फ पुलिस वालों से बदला लेने की चल रही थी, जब मुझे पता चला कि ये किसी पुलिस वाले के साथ इनडायरेक्टरी तौर पर लिंक्ड है, तो मैंने बना सोचे समझे, बना मुस्तकबिल सोचे, बना ये जाने कि मेरे साथ किया होगा, बस मैंने वो सब किया। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मुझे इतने पैसे दिए जा रहे थे जितने एक इंसान को पुलिस में जाने के लिए चाहिए होते हैं। बस तो फिर किया था, मैं अंधा हो गया और वो सब हुआ। वो तफसील बताता मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगे, चाहो तो मार दो। उस शख्स के चेहरे पर एक जख्मी मुस्कुराहट थी। अरमान ने अपना सारा गुस्सा जब्त किया, इसके कंधे पर हाथ रखा। कहते हैं अगर एक मछली तालाब को गंदा कर दे तो सारा तालाब गंदा हो जाता है। बस तुम सिर्फ इस मछली से मिलने के बाद सारे तालाब को गंदा समझ रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, तुम पुलिस में नहीं जा सके, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो लीगल तरीके से ही इस फोर्स में आया हूँ। बाकी जो तुमने गुनाह किया, अब इसके लिए अपनी सज़ा पूरी करना। मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता, तुम्हें ज़िंदगी जीने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए अब ज़िंदगी को ज़ाया मत जाने देना। इतना कहते अरमान इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकल गया। बाहर आकर हारून को इशारा किया। हारून इसके पास आया। जाओ, उसे हवालात में ले जाओ। हारून ने इस बात में सर हिलाया और दूर खड़े 2 कांस्टेबल्स को इशारा किया। इसके बाद वो दोबारा अरमान की तरफ मुतवज्जह हुआ। वैसे सर, मुझे लगता है आपको आज पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था। इसकी बात सुनते अरमान हैरान हुआ। वो जो अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, इसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लगी। मतलब? वो पूरा घूमकर हारून की तरफ मुड़ा था।
वो मेरा मतलब है अभी कल तो आपकी शादी हुई है और आज आप पुलिस स्टेशन आ गए। अरमान की आंखों में हैरत, गुस्सा, बेबसी हर चीज का तासुर उभरा था। तुम्हें किसने कहा ये सब? वो जब्त करते पूछ रहा था। हारून ने अपनी हंसी जब्त की। वो आपकी मामा का फोन आया था तो। वो जबान दांतों तले दबा गया। जानता था कि अरमान कल रात से एटम बम बना घूम रहा है। बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान रखो। वो हैरत के मारे कुछ देर के लिए कुछ बोल नहीं पाया, मगर जैसे ही हैरत खत्म हुई वो गुस्से से बोला था। हारून ने मुस्कुराहट जब्त करते इस बात में सर हिलाया। अरमान वापस कैबिन में आकर बैठा, मगर हारून की बात बार बार कानों में गूंज रही थी। फिर सुबह मम्मी से हुई बातें याद आईं। ऑफ मम्मी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? वो बेबसी से बुड़बड़ा कर रह गया। 10 मिनट बमुश्किल वो कैबिन में बैठ सका। फिर जिच होते गाड़ी की चाबियां और मोबाइल उठाते हुए वो कैबिन से बाहर निकला। हारून की डेस्क के सामने आकर खड़ा हुआ। मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हुआ तो मुझे कॉल कर देना। हारून के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी, मगर वो अरमान की नज़र पड़ने से पहले ही छुपा गया और यस्सर कहते दोबारा बैठ गया। वो भी गाड़ी में बैठता और गाड़ी को घर की जानिब मोड़ा। जरीन लाउंज में दाखिल हो रही थी जब अनाबी ने एक भरपूर निगाह इस पर डाली। वैसे तुम्हें अरमान ने मुंह दिखाई में किया दिया, और अब तक तुमने लिबास तक चेंज नहीं किया। आखिर कब तक इस लिबास में रहने का इरादा है? हो गई भई शादी, कब तक दुल्हन बनी रहोगी? इसके कानों में अनाबी की आवाज़ पड़ी। इसके कदमों को ब्रेक लगी। वो जो ऊपर जाने की नीयत से सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी थी वो पलटी थी और सोफे पर बैठी चपस खाती अनाबी को गुस्से से घोरा। दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, नॉन ऑफ योर बिजनेस, मिस अनबिया मलिक। अपना गुस्सा जब्त करती वो कुछ ऊंचे लहजे में बोली। पास ही बैठी फारिया बेगम की जबान में भी खिजली हुई। अरे इसमें गलत ही किया कह दिया, एक सवाल ही तो पूछा है उसने। फारिया बेगम की बात पर जरीन ने तकलीफ और गुस्से से ज़ौबी बेगम को देखा। वो आंखों ही आंखों से इल्तिजा कर रही थी कि खुदा के वास्ते आंटी इन औरतों को मुझसे दूर रखें। ज़ौबी बेगम कुछ देर सोचती रहीं, फिर उनकी निगाह अपने हाथ पर गई। अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो जो लाउंज में दाखिल होने वाला था, इसके कानों में मां की आवाज़ पड़ी। वो वहीं बाहर ही रुक गया। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अनाबी। अरमान को मुंह दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन किया है ना निकाह इतनी जल्दी। हवा की फ़िलहाल के लिए कुछ मुंह दिखाई खरीदी नहीं गई, लेकिन मैंने तो अरमान से कह दिया है कि जरीन के लिए कोई अच्छा सा डायमंड का सीट बनवाया या फिर कुछ अच्छा सा पेंडेंट होना ही चाहिए। इसके लिए अब टाइम भी तो लगता है, आखिर परफेक्ट चीज़ बनने के लिए वक्त लगता है। ज़ौबी बेगम की बात सुनते अनाबी की आंखें गुस्से से लाल हुईं और फारिया बेगम तो बस कलस कर रह गई। इन्होंने अपने हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद इस अंगूठी को उंगली से बाहर निकाला। जरीन यहाँ आओ मेरे पास। जरीन को अपने पास आने का इशारा किया। अरमान वहीं दरवाजे में खड़ा दूर से उन सब को देख रहा था। जरीन उनके पास गई। ये हमारी खानदानी अंगूठी है, मेरी सास ने मुझे दी थी और अब मैं तुम्हारी सास होने के नाते तुम्हें दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ही अब सारे घर को संभालना है और मेरी इस बेटे को भी। वो मुस्कुरा कर गोया हुई। जरीन कुछ झिझकी थी, मगर उन सब की ज़रूरत ही क्या है आंटी? इसने कुछ झिझकते हुए कहा। ज़ौबी बेगम ने इसे मसनूई खफगी से घोरा। बिल्कुल ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत। इनफैक्ट जितने भी ख़ानदानी गहने हैं वो सारे अब मेरी बहू होने के नाते तुम्हारे ही बनते हैं। पकड़ो और उसे पहनो। इन्होंने बिल्कुल एक रौब और दबदबे के साथ कहा था। और लाउंज के दरवाजे में खड़े अरमान के तन बदन में आग लग गई। उसे अपनी मुंह से इस हद तक जाने की उम्मीद नहीं थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उनकी जानिब आया। जरीन उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। वो औरत इसके लिए बहुत खास थी। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते अंगूठी पकड़नी चाहिए और खुद भी एक कदम आगे होना चाहा, तब अनाबी ने जानबूझकर जरीन के पाँव
के सामने अपना पाँव किया और ज़रीन बहुत मुश्किल से गिरते गिरते बची। इसका हाथ अंगूठी पर लगा और अंगूठी वहीं नीचे ज़मीन पर गिर गई। ज़रीन जानती थी अनाबी ने ये हरकत जानबूझकर की है, उसने झुककर अंगूठी उठानी चाहिए जब जानबूझकर अनाबी ने अपना पाँव ज़रीन के हाथ के ऊपर रख दिया। और पास आते अरमान आलम की आंखों से ये मंजर ओझल ना रह सका। इसे अनाबी की हरकत ने बहुत तश दिलाया। उसने एक नज़र अनाबी के चेहरे पर डाली जो मुस्कुराहट ज़ब्त कर रही थी, इस बात से बेखबर कि अरमान पास ही खड़ा है। अरमान ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया। तुम नीचे क्या कर रही हो? उठो। इसके सख्ती से बोलने पर अनाबी हड़बड़ाई और जल्दी से उसका हाथ छोड़ा। ज़ौबी बेगम और फारिया बेगम ने भी चेहरा उठाए ऊपर देखा। ज़रीन अंगूठी को भूल गई और अब हैरानी से अरमान को देख रही थी। वो जैसे सटक हो गई। तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा? इस बार अरमान ने कुछ हद तक लहजे को काबू कर लिया था, ज़्यादा गुस्से से बात नहीं की। ज़रीन चौनकी होश में आई, जल्दी से अंगूठी को मुट्ठी में लिया। अनाबी की आंखों से निकलती आग जैसे अरमान को मज़ा दे गई। इसने जानबूझकर अनाबी को मज़ीद जलाने के लिए अपना हाथ ज़रीन के सामने फैलाया। ज़रीन ने बेहद बेयकीनी से उसका हाथ देखा। दिल ने कहा फ़ौरा थाम लो, लेकिन दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये वही अरमान आलम है जो कल रात उसे अपने कमरे से बाहर निकाल चुका था। वो जल्दी होश में आई, आसपास उन सबको बैठे देख अब वो कम से कम अरमान की इंसल्ट नहीं करवा सकती थी, इसलिए इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और इसके सहारे ज़मीन से उठ खड़ी हुई। मगर वो देख सकती थी अरमान की आंखों से निकलती आग। ज़ौबी बेगम ने एक नज़र उन दोनों पर डाली, फिर खलकर मुस्कुराए। अच्छा हुआ अरमान तुम आ गए, एक काम करो, तुम ही ये अंगूठी ज़रीन की उंगली में डाल दो। वैसे भी तुम्हारी मुमानी शिकवा कर रही थी कि तुमने अभी तक अपनी बीवी को मुंह दिखाई भी नहीं दी। ज़ौबी बेगम की बात सुनते फारिया बेगम का दिल चाहा कि वो ज़रीन को यहाँ से गायब कर दें, मगर अफसोस वो नहीं कर सकती थीं। ज़ौबी बेगम ने भी मौका की मुनासिबत देखते हुए जैसे नंबर बढ़ा लिए। अरमान ने कुछ गुस्से और कुछ बेबसी से मुंह को देखते जैसे कहना चाहा कि मुझे उन फजूल चीज़ों में इन्वॉल्व मत करें, मगर मुंह ने एक घोरी से नवाजा। उस बार मुंह की आंखों में हुक्म देखते वो मरता किया ना करता ज़रीन के हाथ से अंगूठी पकड़ी, और वो तो खुद अभी तक हैरत से मुंह खोले उस शख्स को देख रही थी। जब उसने अपना हाथ नहीं फैलाया तो अरमान ने कुछ गुस्से से उसका हाथ पकड़े इसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। ज़ौबी बेगम के लबों को एक भरपूर मुस्कुराहट ने छुआ और अनाबी के अंदर नफरत की लहरें उठ खड़ी हुईं। और ज़रीन खुशगवार हैरत से अपने हाथ को देख रही थी। इसे खुशी इस महंगी अंगूठी की नहीं थी, खुशी तो उस शख्स के हाथों अंगूठी पहने जाने की थी। मैं फरश होकर आता हूँ, मुँह को कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। मज़ीद अनाबी और फारिया बेगम से वहाँ बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो दोनों भी उठ गईं। ओके हम चलते हैं। अनाबी ने तो कुछ नहीं कहा, मगर फारिया बेगम इतना कहते निकल गईं। ज़ौबी बेगम ने भी इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ज़रीन ने एक मुस्कुराहट ज़ौबी बेगम पर डाली तो वो भी बदले में मुस्कुरा दी और उसे आंखों में इशारा दिया कि बस देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो भी मुस्कुरा दी कि इसकी बाएं गाल पर डिंपल पड़ा था, उसी उम्मीद पर कि खुदा एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। जारी है।